आज हमारे इस पुरस्कार समारोह और स्वर्ण जयंती समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय डॉक्टर अनुराधा लोहिया आ चुकी हैं। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी मंच पर हैं। मैं अपने बाहर से आए हुए अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें। श्रीमती वर्षा अडालजा से अनुरोध है कि कृपया आए मंच पर। गुजराती की प्रसिद्ध कथाकार हैं श्री नंदिनी बेरा, बांग्ला के बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार, लोकप्रिय कथाकार श्री नंदिनी बेरा। श्री एस रामाकृष्णन, तमिल के कथाकार। आज ये हमें बहुत खुशी है कि इतने सारे विद्वान हमारे बीच साहित्यकार उपस्थित हैं। श्री एस रामाकृष्णन तमिल चेन्नई से आए हैं और श्री ज्ञान प्रकाश विवेक हरियाणा से आए हैं। हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार, कहानी लेखक और आलोचक श्री ज्ञान प्रसाद विवेक। सर, आपका माइक क्लियर नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। युवा पुरस्कार से जो सम्मानित हैं उनसे सम्मानित होने जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। श्रीमती पापरी बर्मन असमिया की लेखिका हैं। श्री जी आदि नारायणा तेलुगु के लेखक हैं। श्री मोईद रशीदी उर्दू के कवि गजलकार हैं। श्री विहाग वैभव हिंदी के कवि हैं। इनसे अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें। इसके बाद मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आकर के दीप प्रज्वलन करें और आज संस्थापक दिवस के अवसर पर सीताराम जी सक्सेरिया और भागीरथ जी कानोड़िया के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करें। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। इसके बाद आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुराधा लोहिया का हम सम्मान करेंगे। आप आएँ कृपया
अनुराधा लुहिया जी को पुष्पस्तबक और शाल बढ़ा करके उनका सम्मान करें। आज का दिन हम सब के लिए एक भावुक क्षण है। भारतीय भाषा परिषद की स्थापना आज से 50 साल पहले सीताराम जी सेक्सरिया और उनके मित्र भागीरथ कानोड़िया जी के प्रयत्न से स्थापना हुई थी परिषद की। हम इस साल अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। दोनों संस्थापकों ने भारतीय भाषा परिषद को एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर संस्था के रूप में स्थापित किया था और आज हम देख सकते हैं कि यदि वे जिंदा होते तो पाते कि इन 50 सालों में इसकी छत न केवल मजबूत है बल्कि यहाँ पर साहित्य की भारतीय आत्मा मौजूद है। कोई भी साहित्य बाद में अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, असमिया, बांग्ला, गुजराती साहित्य होता है। पहले तो वह मनुष्यता की दबी हुई आवाज है। पहले तो वह मनुष्यता का दबा हुआ सौंदर्य है। और यहाँ ये सारे जो हमारे संपूर्ण भारत से यहाँ जो हमारे साहित्यकार बंधु उपस्थित हैं, हम देख सकते हैं कि ये सभी के सभी साहित्यकार 7 भाषाओं के साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे मंच पर एक सांस्कृतिक इंद्रधनुष का दृश्य है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं और परिषद हर साल 7 भाषाओं के वरिष्ठ और नई पीढ़ी के साहित्यकार को सम्मानित करती है। ये सभी साहित्यकार अपनी अपनी राष्ट्रीय भाषा के गौरव हैं, लेकिन इसके साथ ही वे भारतीय लेखक भी हैं। भारतीय भाषा परिषद 50 सालों से यही संदेश देती रही है कि हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता और अखंडता में कोई अंतर विरोध नहीं है। भारतीय भाषा परिषद को 7 खंडों में हिंदी साहित्य ज्ञान कोश निर्माण करके देने वाली वागर्थ मासिक का नियमित प्रकाशन यहाँ से हो रहा है। एक समृद्ध पुस्तकालय है। ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिनके लिए हम डॉक्टर कुसुम खेमानी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी अध्यक्ष। इनका इन 50 सालों की यात्रा में स्थापना दिवस से लेकर के आज तक जो भारतीय भाषा परिषद की गौरव यात्रा है, इस गौरव यात्रा में वो इसकी साक्षी ही नहीं रही हैं बल्कि इसकी गौरव यात्रा की वास्तुकार भी रही हैं, निर्माता भी रही हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और इसके साथ अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहलगाम में मारे गए जो लोग थे और अभी 2 दिन पहले कोलकाता के बड़ा बाजार में अग्निकांड हुआ और वहाँ 14 लोगों की मृत्यु हुई। उनके प्रति आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, भारतीय भाषा परिषद की तरफ से
हार्दिक संवेदना ज्ञापित करते हैं। इसके बाद डॉक्टर कुसुम खेमानी से अनुरोध करते हैं कि आए हुए अतिथियों और इस ठसाठस भरे हुए हॉल में जो हमारे बंधु मित्र प्राध्यापक विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये आप ही इस भारतीय भाषा परिषद की धड़कन है। ये धड़कन बनी रहेगी तो परिषद भी बनी रहेगी। तो मैं डॉक्टर कुसुम खेमानी से अनुरोध करता हूं कि वे आए अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर कुसुम खेमानी। आदरणीय गुरुजनों, मित्रों, प्यारे मित्रों, भारतीय भाषा परिषद का मंच आप सबकी उपस्थिति से आज जगमग कर रहा है। वैसे तो सभी विद्वानों की उपस्थिति हमें लुभाती रहती है, पर आज इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आप जैसे माने अद्भुत विद्वानों की उपस्थिति हमें आह्लादित कर रही है। हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपका सहयोग ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। कार्यक्रम के आरंभ में हम श्रीमती वर्षा अडालजा का अभिनंदन कर रहे हैं। उन्हें एक प्रतिष्ठित स्वाधीनता सेनानी साहित्यिक परिवार में जन्म ग्रहण करके गुजराती की स्त्रीवादी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध वर्षा अडालजा ने इस देश को 200 से ज़्यादा साहित्यिक कृतियाँ दी हैं। आपके उपन्यास अंसार, बंदीवान अत्यधिक चर्चित हुए हैं। आपकी कई गुजराती टीवी पे फिल्म भी बनी है। श्रीमती वर्षा अडालजा ने सुधा और फेमिना पत्रिका का संपादन भी किया है। हम इनके बहुआयामी व्यक्तित्व को साहित्यिक उपलब्धियों के लिए समग्र पुरस्कार देते हुए भारतीय भाषा परिषद का इनको प्रणाम करते हैं। वर्षा जी, इसको मत भूलिए। अरे आपको कैसे भूल सकती हूँ? देर बुलाने वाले हैं ना, बचन कीजिए। डॉक्टर नलिनी बेरा बांग्ला के श्रेष्ठ और जनप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार नलिनी बेरा संघर्षमय जीवन से गुजरते हुए विशेषकर ग्राम जीवन पर आपने कई चर्चित कृतियाँ दी हैं। आपकी समाज चेतना और कथा शिल्प से सुसज्जित कई कृतियाँ हैं, जिनमें प्रमुख है माटिर मृदंगो, दुई भुवन। आप बांग्ला साहित्य संसार के बहुमूल्य रत्न हैं और बांग्ला और बंकिम पुरस्कार आदि जैसे कई आपको श्रेष्ठ प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। बांग्ला साहित्य को ग्राम जीवन की संवेदना से पुनः आलोकित करने वाले अप्रतिम साहित्यकार नलिनी बेरा को कृतित्व समग्र से अलंकृत कर भारतीय भाषा परिषद गौरव का अनुभव करती है। मैं एक व्यवधान डाल रही हूँ कि मैं मुग्ध हूँ अपने श्रोताओं पे, जितने उत्साह से वो सब चीज़ों में रुचि ले रहे हैं और हमारा हाथ बटा रहे हैं। हम लोग बहुत आह्लादित हैं। अब हम श्री एस रामाकृष्णन को तमिल साहित्य के लिए पुरस्कृत करेंगे।
तमिल साहित्य को गरिमापूर्ण ऊंचाइयों तक ले जाने वाले रामाकृष्णन कहानीकार और नाटककार दोनों हैं। आपने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है और आपका उपन्यास संचरम अत्यधिक चर्चित है। आपने तमिल में भाषा शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर अद्भुत कार्य किया है। इनके लिए हम इन्हें बधाई देते हैं और इन्हें कृतित्व समग्र सम्मान अर्पित कर गौरवान्वित है। श्री एस रामाकृष्णन। हम ज्ञान प्रकाश जी विवेक को आमंत्रित करते हैं अब साहित्यिक गतिविधियों के लिए उनको सृजनरत। ये ज्ञान प्रकाश और विवेक सब इनमें शामिल है और आप हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र है। आपको आलोचना और हरियाणा की मिट्टी की आवाज़ है आपके लेखन में, और दिल्ली का दरवाज़ा, मैं कागज़ी कश्तियाँ बनाता हूँ आदि काफ़ी चर्चित है। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक को कृतित्व समग्र सम्मान प्रदान करते हुए भारतीय भाषा परिषद गौरवान्वित है। मैं एक व्यवधान डाल रही हूँ कि मैं मुग्ध हूँ अपने श्रोताओं पे, जितने उत्साह से वो सब चीज़ों में रुचि ले रहे हैं और हमारा हाथ बटा रहे हैं। हम लोग बहुत आह्लादित हैं। अब हम श्री एस रामाकृष्णन को तमिल साहित्य के लिए पुरस्कृत करेंगे। तमिल साहित्य को गरिमापूर्ण ऊंचाइयों तक ले जाने वाले रामाकृष्णन कहानीकार और नाटककार दोनों हैं। आपने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है और आपका उपन्यास संचरम अत्यधिक चर्चित है। आपने तमिल में भाषा शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर अद्भुत कार्य किया है। इनके लिए हम इन्हें बधाई देते हैं और इन्हें कृतित्व समग्र सम्मान अर्पित कर गौरवान्वित है। श्री एस रामाकृष्णन। हम ज्ञान प्रकाश जी विवेक को आमंत्रित करते हैं अब साहित्यिक गतिविधियों के लिए उनको सृजनरत। ये ज्ञान प्रकाश और विवेक सब इनमें शामिल है और आप हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र है। आपको आलोचना और हरियाणा की मिट्टी की आवाज़ है आपके लेखन में, और दिल्ली का दरवाज़ा, मैं कागज़ी कश्तियाँ बनाता हूँ आदि काफ़ी चर्चित है। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक को कृतित्व समग्र सम्मान प्रदान करते हुए भारतीय भाषा परिषद गौरवान्वित है। ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गुजराती के लिए हमें श्री रविंद्र चमड़िया से सहयोग प्राप्त हुआ है, बांग्ला के लिए श्री संजीव अग्रवाल से, और तमिल के लिए श्री अरुण सुरेखा जी से। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद युवा पुरस्कार के लिए मैं बिमला पोद्दार जी से अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और मानपत्र का वाचन करें। नमस्कार। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार 2025 श्रीमती पापरी बर्मन अभिनंदन पत्र
असमिया की युवा कथाकार श्रीमती पापरी बर्मन एक ऊर्जा संपन्न नए भावबोध के प्रतिभाशाली कहानीकार हैं। आपका पहला कहानी संग्रह परुआ पोहनिया काफ़ी प्रशंसित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक संसार से जुड़ी होने के बावजूद मानवीय संवेदना और मूल्यों के लिए समर्पित युवा लेखिका श्रीमती पापरी बर्मन का साहित्यिक संकल्प सराहनीय है। आपको असम का प्रतिष्ठित मुनिन बरकोट की पुरस्कार मिल चुका है। श्रीमती पापरी बर्मन के युवा पुरस्कार से सम्मानित करते हुए भारतीय भाषा परिषद गौरव का बोध करती है। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार 2025 श्री जी आदि नारायणा अभिनंदन पत्र। तेलुगु के युवा कवि और आलोचक श्री जी आदि नारायण तेलुगु साहित्य में एक महज संभावना के रूप में देखे जाते हैं। आपका एक कविता संकलन तोहफा पोर्निपाटम के अलावा आलोचना की 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें से एक का संबंध दलित आत्मकथा के मूल्यांकन से है। आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिकंदराबाद में तेलुगु साहित्य के सहायक प्रोफेसर हैं। आप सांस्कृतिक रूप से निरंतर सक्रिय हैं। श्री आदि नारायणा को युवा पुरस्कार से सम्मानित करते हुए भारतीय भाषा परिषद गौरव का बोध करती है। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार 2025 श्रीमती मोईद रशीदी अभिनंदन पत्र। उर्दू के चर्चित युवा कवि मोईद रशीदी ने अपनी गज़लों के नए तेवर और मुहावरों से उर्दू साहित्य संसार को एक आधुनिक मोड़ दिया है। आपके प्रमुख गज़ल संग्रह हैं इश्क और आखिरी किनारे पर। आपकी 4 आलोचना पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जो उर्दू के वैचारिक दुनिया को रोशन करती हैं। आपके रिसर्च को उर्दू अदब की दुनिया में काफ़ी सराहा गया है। श्री मोईद रशीदी को युवा पुरस्कार से सम्मानित करते हुए भारतीय भाषा परिषद गौरवान्वित है। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार 2025 श्री विहाग वैभव अभिनंदन पत्र। हिंदी के युवा कवि विहाग वैभव ने अपनी कविताओं और सामाजिक सक्रियता से हिंदी के सांस्कृतिक जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उनका एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह मोर्चे पर विदा गीत है, जो दलित संवेदना और सरोकारों से जुड़ाने के अलावा अपने समय के संपूर्ण संकट को उद्घाटित करता है। आपकी कविताओं का अनुवाद मराठी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में हो चुका है। आपको हिंदी का प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है। श्री विहाग वैभव को युवा पुरस्कार से सम्मानित करते हुए भारतीय भाषा परिषद गौरव का बोध करती है। पुरस्कार प्रदान के बाद अब मैं आज के उपस्थित साहित्यकारों में सबसे वरिष्ठ श्रीमती वर्षा आडाजा से अनुरोध करता हूं कि सबकी तरफ से वे अपना स्वीकृति वक्तव्य दें। इसके बाद हम सभी लेखकों से जो विषय है उस पर सुनेंगे और उसके पूर्व हम एक और सम्मान कार्यक्रम है वो चलाएंगे। श्रीमती वर्षा आडाजा। सबसे पहले मेरी पूरी आवाज़ को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, और वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बोलने वाली हूँ, आप सुनने वाले हो। ऑडिटोरियम से जा तो नहीं सकते, तो सुनो। माननीय कुसुम जी, अनुराधा जी, सब अवार्ड विजेता और युवा लोगों जो हमारे पीछे चलने वाले हैं, हम आगे हैं, भूलना नहीं।
भारतीय भाषा परिषद से पत्र मिला, आपको अवार्ड मिलने वाला है। अवार्ड मिलने से हर सर्जक को आनंद होता है, लेकिन मुझे विशेष रूप से हुआ। पता नहीं क्या है ऋणानुबंध। भारतीय भाषा परिषद गुजरात में, बम्बई में रहते हुए भी कलकत्ता से मेरा कोई और ऋणानुबंध है। परमहंस को मेरे पति गुरु मानते थे, तो दक्षिणेश्वर के लिए हम आते थे दर्शन के लिए। फिर भारतीय भाषा परिषद ने यही स्टेज पर, वो ऐसा ही रहेगा, भारतीय भाषा परिषद ने 1995 में बेस्ट नॉवेल ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहाँ ही दिया था। और बाद में एक दफा कुसुम जी ने मेरे को परिसंवाद के लिए यहाँ बुलाया था, वो भी यही स्टेज पर था। और भारतीय भाषा परिषद की गोल्डन जुबिली है, मेरा 51वां अवार्ड है। और कलकत्ता की साड़ियाँ भी बहुत पसंद है, तो वो भी एक ऋणानुबंध है। तो ये ऋणानुबंध से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। भला सर्जक लिखता क्यों है? उसके दिमाग पर कोई बंदूक नहीं लगता, भाई लिखो, कॉर्पोरेट में जाओ, ये काम करो, वो काम करो, जहाँ पैसा मिलता है। आप लोगों को पता है ना, कविता में पैसा नहीं है, तो क्यों हम करते हैं? जब भी वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो तुलसी ने क्यों तुलसी रामायण लिखा? एक रामायण तो था। तुलसी ने बोला, भविष्य में कोई प्रश्न पूछेगा, तुमको क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? तो तुलसी खुद जवाब देता है, स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा। तो हम जो लिखते हैं पहले स्वान्तः सुखाय लिखते हैं, हमारे परितोष के अंदर, क्योंकि हम लिखे बगैर रह नहीं सकते, इसीलिए। और जैसे कृष्ण कहते हैं, अभी धृतराष्ट्र तो महाभारत देखते नहीं, अंध है, तो कृष्ण कहते हैं संजय को, दिव्यम ददासि चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, तुम महाभारत देखो। हम सर्जक के पास एक दिव्य चक्षु है, जो लोगों के हृदय में खेलता हुआ महाभारत देख के आपको दिखाते हैं। तो उसके हृदय की पीड़ा, वेदना, वो हमको सब लिखती है। तो एक दफा मैं पुराने टाइम में, मतलब बहुत साल पहले, जब लेखन यात्रा शुरू की, तो लाइफ मैगजीन देख रही थी, तभी वियतनाम वॉर टॉप पर थी। तो उसमें मैंने एक चित्र देखा, छोटे बच्चों की स्कूल थी, उस पर अमेरिका ने गेरिला समझ के बॉम्ब फेंका था। 400 बच्चों का सिर्फ लोही मांस का ढक पड़ा हुआ था। गांव में खबर हुई, सभी माताएं दौड़ती हुई आई, वो ढक में कूद पड़ी कि मेरे बच्चे की एक आंख, एक अंगुली मेरे को मिल जाए। तभी मैंने सोचा कि युद्ध कथा भी लिखूंगी। बहुत सारे रिसर्च किए, इतिहास पढ़ा, उन लोगों का पहरवेश कैसा है, वियतनाम का आकाश का रंग कैसा है, धूल कैसी है, क्या क्या है उसके पास। और उसमें कथा का रस डाल के, घोल के मैंने नई कथा लिखी, आतश, फायर। तो मैंने सोचा, तभी व्हाट्सएप नहीं था, 2 लिटी की कथाएं आप पढ़ते हो, वो कथा थोड़ी है, आत्मश्रव्य है। तो तभी मैंने सोचा कि जब भी हम हमारा स्वातंत्र संग्राम भूल गए हैं, तो दूसरों के साथ ये संग्राम में किसको रस पड़ेगा। लेकिन
वो तो पेपर में सीरियलाइज हुई। उस टाइम बहुत प्रतिष्ठित सोवियत नेहरू अवार्ड मिला। तो अवार्ड मिलता है, सबको खुशी होती है, सब सर्जक को। अभी भी ये उम्र में भी मुझे खुशी होती है कि अवार्ड मिला। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि सारी जिंदगी हम जो रास्ते पर चले वो सही रास्ता था। हमने सालों गवाए नहीं हैं, क्योंकि परकाया प्रवेश करना पड़ता है पात्रों के साथ। उसके सुख दुख हमारे दुख होते हैं, उसकी जो कथाएं हैं, व्यथाएं हैं, वो हमारी आंख में भी आंसू ले देती है। फिर दूसरी कथा, फिर तीसरी कथा, कहाँ कहाँ हम पहुँचते हैं। जब ये दिल्ली साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, बाद में जनरल काउंसिल पर मेरी नियुक्ति हुई 5 साल के लिए। तभी सुनील दा मेरे साथ था प्रमुख, तो वो भी एक सौभाग्य था। 5 साल तक पूरे भारत के अलग अलग शहरों में जाने को मिला। तब भी मैंने भारत का चेहरा देखा, कहीं छोटे गांव में, कहीं बड़े गांव में। ब्रह्मनद को, जो सबसे बड़ी नदी का विरोध है, उसको लोहे की नदी भी कहते हैं, क्योंकि इतने एनिमल स्लॉटर होते हुए मैंने अपने आँख से देखा कामाख्या मंदिर में। मैं सो नहीं सकी। तो अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग कथाएं मिली, अलग अलग आदमियों को मिले और भारतीयों का चेहरा देखा, समाज का एक दूसरा रूप देखा। तो मैंने तय किया कि समाज के नीचे के थर में जो लोग रहते हैं, जिसकी कहानी कभी कहीं नहीं गई हो, जिसको समाज के बाजू पर हटते हैं, उसकी कहानी मैं कहूँगी। ऐसे ऐसे रस भर कहूँगी कि सबको सुननी पड़ेगी, सबको पढ़नी पड़ेगी। मैं लेप्रोसी के आश्रम में गई, बहुत बड़ा गुजरात में आश्रम है, पहले नहीं था। इस साल सोनी दंपति को पद्मश्री मिला, दिस ईयर ओनली, आपने पढ़ा होगा। तो वो अपने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के लेप्रोसी पेशेंट की बड़ौदा की झुपड़पट्टी में सेवा करते थे। उस पर से ने एक आश्रम बनाने का सपना देखा। बहुत कठिनाई आई, मारपीट खाई, लोगों ने मारा, ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर आश्रम बना। मैं आश्रम में गई, लेपर्स के साथ रही और हर कॉटेज में जाके उसकी कथाएं सुनी। हम हमारे ही स्वजनों को एक फटे हुए वस्त्र की तरह बाहर फेंक देते हैं, अच्छे हो जाते हैं, फिर भी घर में कभी नहीं आते। उसकी कितनी व्यथा होगी कि इस दुनिया में रहकर भी ये दुनिया में वो लोग नहीं है। मैंने वहाँ बहुत चमत्कार भी देखे इस जमाने में, कि कैसे चमत्कार भी होते हैं। जब भी पैसे की जरूरत है, सडनली कोई आके पैसा लेके जाता है। वो मैंने मेरी आंखों से देखा। फिर मध्य प्रदेश के एकदम अंदर के जंगल में आदिवासियों का शोषण होते हुए सुना। तो मैं मध्य प्रदेश गई। आधे रास्ते पर किसी ने, ट्रक वाले ने मेरे को उतार दिया। मैं जंगल में गई, भूली पड़ गई, रात हो गई, लेकिन वो आश्रम मेरे को नहीं मिले। मैंने सोचा आज तो कोई मेरे को खा ही जाएगा, और बेचारे पति को पता नहीं चलेगा गई कहाँ। मोबाइल का तो जमाना नहीं था। मैं वहाँ तक पहुँची और उन लोगों के साथ मैं 15 दिन रही। सबके झुपड़ी में जाके मैंने देखा कैसे रहते हैं। झुपड़ी में जाओ, द फर्स्ट थिंग यू नोटिस, देयर इज नथिंग इन द कॉटेज, एब्सोल्युटली नथिंग। 2 पत्थर पर एक मिट्टी की हांडी है। मैंने पूछा, मगली भाई अब क्या रसोई कर रहे हो? भाजी। तो हमारे मन में भाजी क्या है? पालक पनीर, मेथी। मैं तो बैठ गई नीचे, देखा क्या है इसमें। उसमें आंवली के पान बॉइल हो रहे थे, पत्ते बॉइल हो रहे थे। उसने बोला वो जब नरम हो जाएंगे उसमें थोड़ा नमक डाल के खाएंगे। तो गरीब लोग का कैसे शोषण होता है। तो व्यापारी लोग काजू का फल
वो चुपते हैं, वो ले लेते हैं और इतना थोड़ा दान दे देते हैं, उसमें वो लोग भूखे मरते हैं। उसकी कथा मैंने लिखी, गांठ छुटाने वेड़ा, मतलब टू टाई अनटाई द रूट्स। उन लोगों को मदद करते करते हमारे हृदय में जो ग्रंथियां है वो भी खोलने का समय आ गया है। इट वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट नॉवेल ऑफ 10 years और उसको भगिनी निवेदिता पारितोषिक मिला। मैं लास्ट नोवेल के बाद में बात करूंगी जो आपने भारतीयता का चेहरा लिटरेचर में लिखा है। द नोवेल इज क्रॉसरोड, 50 साल का भारत का इतिहास, लेकिन आगे एक फैमिली और पीछे क्रांतिकारी। मैं कलकत्ता आई, वो क्रांतिकारी कलकत्ता के एक मकान में छुपे थे। वो मकान मैंने बरसते बरसात में ढूंढा, 3 घंटा बड़े बाजार में घूमी, लक्ष्मी सदन किधर है किधर है किधर है। उसके टॉप फ्लोर पर क्रांतिवीर छुपे थे। मैंने कथा प्रवेश तो किया था, समय प्रवेश करना था। मैं वो दादर पर खड़ी रही, वो टूटे हुए रूम की बाहर खड़ी रही और मैंने सोचा कैसे स्थिति में कैसे ये लोग अपना सर हथेली में लेके यहाँ तक आए थे। उसने क्या किया? सो इट वॉज द सोशल डिविनिशन, सोशल वैल्यूज, द चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन, समाज का बदलता हुआ चेहरा। और क्रॉसरोड जैसे 600 पन्ना की बड़ी नॉवेल है। मैंने सोचा व्हाट्सएप के युग में कौन पढ़ेगा, लेकिन सीरियलाइज होते ही ऑल सोल्ड आउट एंड इट गॉट 6 awards in 2 months। तो ये आत्मश्लाघा नहीं है, लेकिन ये बताता है कि वाचक को कैसा सच्ची स्टोरी, अपने देश का चेहरा, किसी की व्यथा देखने में पढ़ने में रस है। तो मैं हमेशा मेरी स्टोरी में सच्चे पात्र, सच्ची कथा जो पहले किसी ने नहीं बताई वो मैं लेती हूँ, फिर उसको कल्पना के रस में खोल के एक पूरी नॉवेल बताती हूँ। और वो 55 novels and 55 years of my लेखन यात्रा। तो शांति दूसरे लोग भी बोलने वाले हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा डालजा जी। हमारे अन्य पुरस्कृत विद्वान भारतीयता की अंतर्दृष्टि पर इस समारोह के दूसरे हिस्से में अपना वक्तव्य रखेंगे। उसके पहले भारतीय भाषा परिषद की 50 सालों की यात्रा में जिनका अमूल्य योगदान है और जिनकी वजह से भारतीय भाषा परिषद स्वर्ण जयंती वर्ष तक पहुंची है, उनके ट्रस्टीगण का हम सम्मान करना चाहते हैं। वो ट्रस्टी वो होते हैं जो समाज की तरफ से किसी संस्था की रक्षा करते हैं और उसके विकास में अपना योगदान करते हैं। समाज जिनमें विश्वास करता है कि वे इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे, तो वे हमारे लिए मजबूत खंभों की तरह हैं जिन पर संस्था टिकी है। मैं सबसे पहले भारतीय भाषा परिषद की जो रीढ़ हैं डॉक्टर कुसुम खेमानी, मैं चाहूँगा कि अनुराधा लोहिया जी उनको परिषद की तरफ से सम्मानित करें। डॉक्टर कुसुम खेमानी। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा है परिषद के विकास में, ईश्वरी प्रसाद टाटिया जी, उनसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और हम सब का सम्मान, हम सब की तरफ से सम्मान स्वीकार करें। श्री ईश्वरी प्रसाद टाटिया।
श्री रविंद्र चमड़िया जी उपस्थित हैं क्या? श्री संजीव अग्रवाल, हाँ वेलकम वेलकम। इसके बाद हैं श्री घनश्याम शुक्ला, उनसे अनुरोध है, वो हमारे वित्त सचिव हैं और आप सोच सकते हैं कि किसी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था कितनी जरूरी होती है। श्री घनश्याम शुक्ला जी का हम सम्मान कर रहे हैं। प्रोफेसर शंभुनाथ जी परिषद के निदेशक तो हैं ही, वागर्स के संपादक हैं और जो हमारा जो हिंदी ज्ञान साहित्य कोश जो हुआ 7 खंडों में प्रकाशित, बहुत इन्होंने मेहनत की है। अगर इनका सम्मान करना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चूक हो जाती है। अब मैं डॉक्टर अनुराधा लोहिया से अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस प्रथम हिस्से का समापन वक्तव्य दें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर अनुराधा लोहिया जी। नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है कि आज मैं इस मंच पर उपस्थित इन प्रतिभाशाली साहित्यकारों के बीच खड़ी हूँ, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में लेखन के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य किया है। सबसे पहले मैं भारतीय भाषा परिषद के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम करती हूँ। विशेष रूप से आदरणीय श्री कुसुम खेवानी जी अध्यक्ष, प्रदीप चोपड़ा जी उपाध्यक्ष, शंभुनाथ जी निर्देशक, घनश्याम शुक्ला जी वित्त सचिव और परिषद के समर्पित सचिव विवेक गुप्ता जी एवं राजश्री शुक्ला जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन सबको प्रदान करती हूँ। इन लोगों ने वर्षों से भारतीय भाषाओं के सम्मान और साहित्यकारों को के गौरव को बनाए रखने का महान कार्य निष्ठा के साथ किया है। यह न केवल भाषा की सेवा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी एक प्रेरणादायक प्रयास है। इस समय में मैं थोड़ा सा भावुक हो गई हूँ कि जिन 2 पुरुषों की यहाँ पे छवि लगी है, इनको बचपन में मैं नाना जी कह के कहती थी, सीताराम नाना जी और भागीरथ जी नाना जी। इन लोगों की छत्र छाया में हम लोगों को ये मौका मिला कि हम पढ़ लिख रहे हैं, कि हम जो चाहें वो पढ़ लें, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे कविता हो, चाहे इतिहास हो। ये 2 पुरुष ऐसे थे हमारे समाज में जिन्होंने ये ठीक कर लिया था कि नॉट ओनली द होल सोसाइटी बट विमेन इन पर्टिकुलर मस्ट बी एजुकेटेड। आई थिंक आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ड्रीम्स। मैं सब आयोजकों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के इस पावन आयोजन में मुझे आमंत्रित किया है और इतने विद्वान लेखकों के बीच बोलने का मुझे अवसर दिया। हमारी भारत की भाषाओं की विविधता में से समृद्ध एक ऐसा देश है जहाँ हर भाषा अपने भीतर एक संपूर्ण संस्कृति, इतिहास और दर्शन को समेटे हुए है। हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, अहमिया हो, बंगला हो, उर्दू हो, कोई भी हमारी भारतीय भाषा हो, प्रत्येक भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि अस्मिता का प्रतीक है। लेखन तो जैसे वर्षा जी ने कहा एक साधना है, वो साधना स्वांतः सुखाय है। एक लेखक लेकिन अपने विचारों के माध्यम से समय का वो शब्द देता है, समाज को दृष्टि देता है और आने वाली पीढ़ियों को एक सुसंस्कृत विरासत सौंप जाता है। आज जिन लेखकों को हमने सम्मानित किया है,
वे अपने शब्दों से न केवल भावनाओं को स्वर दे रहे हैं बल्कि भाषाओं की गरिमा को भी ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। इन सब को मैं हृदय से हार्दिक बधाई देती हूँ। ये पुरस्कार चाहे वो 91वां हो या पहला हो, किसी मंजिल का अंत नहीं होता बल्कि नई रचनात्मक यात्राओं का आरंभ होता है। तो अभी तो रास्ता बहुत लंबा आगे है। मेरी यही कामना है कि आप सभी साहित्य साधक इसी तरह अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से समाज में मानवीय मूल्यों का प्रकाश फैलाते रहें। और त्रुटि तो कर रही हूँ पर किसी और साहित्यकार के शब्द आपके सामने दोहरा रही हूँ। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, हर शब्द में बसती है आत्मा की आग। कलम की ताकत से जग बदला है, लेखक वही जो लाए समाज में अनुराग। आप सभी को फिर से मेरी शुभकामनाएं और आयोजकों को इस प्रेरणास्पद कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और ये भी चाहूँगी कि आज स्वर्ण जयंती के बाद भारतीय भाषा परिषद आगे के वंशजों के माध्यम से 100 साल ज़रूर पूरा करेगा। इसके बाद भारतीयता की अंतर्दृष्टि, विजन ऑफ इंडियननेस, इस विषय पर संवाद आरंभ किया जाएगा। इस संवाद सत्र के संचालन के लिए मैं प्रोफेसर संजय जायसवाल से अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और हमारे जो पुरस्कृत विद्वान हैं उनको इस संवाद में शामिल करें। प्रोफेसर संजय जायसवाल। आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। भारतीय भाषा परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह एवं संवाद सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सुनेंगे पुरस्कृत विद्वानों को कि भारतीयता की अंतर्दृष्टि पर उनकी क्या राय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शंभुनाथ जी ने जिक्र भी किया कि आज से लगभग 50 साल पहले 1975 में प्रसिद्ध गांधीवादी समाजसेवी आदरणीय सीताराम सेक्सडिया जी ने अपने एक सहयोगी भगरत जी कनोडिया के सहयोग से इस भारतीय भाषा परिषद की स्थापना की थी। और विगत 50 वर्षों से यह सभागार कई ऐसे कार्यक्रमों का गवाह है जहां सृजन और संवाद की एक समृद्ध परंपरा रही है। और मुझे लगता है कि आज जो ये 50 वर्ष का सफ़र तय हुआ है, उसके पहले समय से लेकर पहले वर्ष से लेकर आज तक के सफ़र में साक्षी रही हैं आदरणीय कुसुम खेमानी जी। मैंने देखा है कि जैसे कोई अपने बच्चों को पालता है वैसे ही इन्होंने इस संस्थान को, इस संस्था को पाला है। और छोटी से छोटी बात के लिए भी वो चिंतित रहती थी कि वो कैसे उन्हें दूर करके इसके सुनाम को, इसकी ख्याति के अनुरूप जो है इसे मर्यादा प्रदान करें। मैं मानता हूं कि भारतीय भाषा परिषद सिर्फ सम्मानित रचनाकारों को ही सम्मानित नहीं करता है, नई पीढ़ी के युवा रचनाकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ जो रचनाधर्मिता की नई ज़मीन है उसके लिए भी हमें पर्याप्त अवसर प्रदान करती रही है। भारतीय भाषा परिषद ने दर्जनों कार्यशालाएं आयोजित की है और यहाँ कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उन कार्यशालाओं से बहुत कुछ सीखा है। कैसे कविताएं लिखी जाती है, कैसे कहानियाँ लिखी जाती है, यह सभा कक्ष जो है इस बात का गवाह है। और इस रचनात्मक लेखन और कार्यशाला में सिर्फ कलकत्ते से नहीं बल्कि कलकत्ते को उपनगरीय क्षेत्रों से मैंने देखा है, मैं उस कार्यशाला में मैं भी शामिल रहा। आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, मिदनापुर, खड़गपुर, हुगली, 24 परगना, नदिया, यहाँ के भी बच्चे बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सिर्फ यह एक वागर्त के प्रकाशन का मामला नहीं है बल्कि नई पीढ़ी को तैयार करने का भी मामला है, क्योंकि भारतीयता के अंतर्दृष्टि केंद्र में रचनात्मकता और भविष्य को बचाने का स्वप्न है। और अगर हम अपने सपनों को नहीं बचा पाएंगे, भारतीय भाषा परिषद के सपनों को नहीं बचा पाएंगे,
तो मान कर चलिए कि हम बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ छूटता जा रहा है। ऐसे समय में भारतीय भाषा परिषद की ओर से भारतीयता की अंतर्दृष्टि जो है उस भारत की आत्मा का पुनर्खोज है, और उसे हमें पुनर्खोज करते हुए हम उस परंपरा के बीच अपनी विरासत को, जिस विरासत को भारतीय भाषा परिषद इतने लंबे समय से सहेजती आ रही है, हमारा दायित्व बनता है कि उस विरासत को हम बचाएंगे। हम उसके साथ इस यात्रा में सहयात्री बनेंगे और सृजन, संवाद और मनुष्यता का जो त्रिभुज इस परिसर की अपनी शोभा रही है उसको हम आगे ले जाएंगे। मैं यह भी मानता हूं कि भारतीय भाषा परिषद ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। शंभुनाथ जी के संपादकत्व में जो साहित्य ज्ञान कोश का निर्माण हुआ, 7 खंडों में हुआ, देश भर से लगभग 250 से 350 लेखकों ने अपना सहयोग दिया। कई ऐसे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग तो हैं ही, जिन्होंने अपनी रचनात्मकता से इस ज्ञान कोश को प्रकाश देने का काम किया। भारत में जब कहीं भी शंभुनाथ जी जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय में, केंद्रीय हिंदी संस्थान में थे, तो इन्होंने प्रस्तावित रखा था इस तरह की एक योजना का, लेकिन किसी सरकारी संस्थान ने उस कार्य को पूरा नहीं किया, बल्कि एक स्वयंसेवी संस्था, एक ट्रस्टी ने, जिस ट्रस्टी पर भरोसा करने की उन्होंने बात कही, उन्होंने उस भरोसे को कायम रखा और हिंदी ज्ञान कोश, साहित्य हिंदी ज्ञान कोश आज हमारे सामने 7 खंडों में उपलब्ध है। ये कोई और नहीं कर पाया, ये भारतीय भाषा परिषद ने करके दिखाया है। मैं आज के इस जिस विषय पर परिचर्चा आयोजित है, भारतीयता की अंतर्दृष्टि, और इस संवाद सत्र में हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री ज्ञान प्रकाश विवेक जी, जो कि हरियाणा से आए हमारे बीच आए हुए हैं। श्री नलिन बेरा जी बंगाल से हैं। श्री एस रामाकृष्णन चेन्नई से आए हुए हैं। श्रीमती वर्षा डालजा जी, जिनको हमने सुना है और उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सारी बातों की ओर जिक्र किया। और इस संवाद सत्र में हमारे साथ जो युवा साथी उपस्थित हैं, साहित्यकार हिंदी से विहाग वैभव जी हैं, जो कि बनारस से आए हुए हैं। श्री जी आदि नारायण हैदराबाद से आए हैं, तेलुगु के युवा रचनाकार हैं। श्रीमती पापरी बर्मन जी असमिया की बहुत युवा चर्चित युवा रचनाकार हैं। और जनाब मोहित रशीदी, जो कि अलीगढ़ से आए हैं, भले हैं लेकिन हमारे मोहल्ले में रहते हैं, इनका जोरदार स्वागत करते हैं हम। और मैं इस जो विषय है, जो आज का हमारा भारतीयता की अंतर्दृष्टि, जिसका एक बड़ा केंद्र है भारतीय भाषा परिषद। यह भाषा परिषद भी हो सकता था, पर यह भारतीय भाषा परिषद है, तो इसके नाम में ही भारतीयता की अवधारणा का जो मूल मंत्र है वह अंतर्निहित है। और आप देखिए कि आज भारत के कोने कोने से लोग आए हैं, विविध संस्कृतियों, विविध भाषाओं और साहित्य के लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, लेकिन संवाद की जो अखंड भूमि है वहाँ हमारे बीच अपनी बातें रखेंगे और भारतीयता के जो अंतरसूत्र हैं उसकी तलाश भी करेंगे। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हम सबके प्रिय और वागर्थ के संपादक और भारतीय भाषा परिषद के निदेशक डॉक्टर शंभुनाथ जी। और मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे समय के जो वरिष्ठ और चर्चित लेखक हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अपने सभी अतिथियों से आग्रह करूँगा कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातें रखेंगे और हम सब उनको सुनकर लाभान्वित होंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय भाषा परिषद का यह स्वर्ण जयंती समारोह तथा सम्मान समारोह है। भारतीय भाषा परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। 50 साल के लंबे सामाजिक और साहित्यिक सफ़र में कितने अनुभव रहे होंगे, कितने कष्ट, कितनी जिज्ञासाएं, कितनी निष्ठा, एकाग्रता और कितना जुनून रहा होगा, हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं। आज का दिन गौरवशाली दिन है, वरिष्ठ तथा युवा लेखकों के सम्मानित होने का दिन है। आप सम्मानित विद्वानों के मुखश्री को देखें, छोटा सा कोई सूरज सबके चेहरे पर दमकता हुआ दिखाई देता है। मैं भारतीय भाषा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी तथा निदेशक डॉक्टर शंभुनाथ जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा के एक छोटे से नगर के लेखक को आपने न सिर्फ ढूंढ निकाला,
बल्कि इस विशिष्ट सम्मान से मुझे सम्मानित भी किया है। इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं भारतीयता पर कुछ सीधे साधे लफ्ज़ों में अपनी बातचीत करना चाहूँगा। भारतीयता, जब मैं इस शब्द को बोलता हूँ तो कुछ गूंजता हुआ सा महसूस होता है। 5000 साल पुराने आख्यान गूंजते हुए, भजन, श्लोक, प्रार्थनाएं, गीत, दोहे, चौपाइयाँ गूंजते हुई, किस्से गूंजते हुए और कथाएं गूंजती हुई, गंगा की लहरें गूंजती हुई, मल्लाहों के चप्पू गूंजते हुए, हिमालय का वैभव गूंजता हुआ और डॉक्टर इकबाल की नज़्म का वो मिसरा गूंजता हुआ, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। मैं जब भारत देश की और इसकी भारतीयता का सोचता हूँ तो विविधता, व्यापकता, विचित्रता, विशालता जैसे तत्व मेरे जहन में कौंधने लगते हैं। मैं हैरान से रह जाता हूँ। ये देश है जहाँ ना समाप्त होने वाली कोई फंतासी कथा, 140 करोड़ लोग अपनी संघर्ष गाथाएं और जीवन लीलाएं रचते हुए, रोज़ाना रचते हुए, हर पल रचते हुए। कितना सुखकारी अनुभव है कि यहाँ भजन, कीर्तन, अरदास, अजान और प्रार्थनाएं भारत की आत्मा के उस घर में विराजमान हैं जिस घर का नाम भारतीयता है। आप पूछेंगे भारतीयता क्या है, तो मैं कहूँगा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आप पूछेंगे भारतीयता क्या है, तो मैं मखदूम का शेर सुनाऊंगा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। आप पूछेंगे भारतीयता क्या है, तो मैं अपना एक शेर सुनाने की अनुमति चाहूँगा। घाट हजारों इस दरिया के लेकिन इसका पानी एक, घाट हजारों इस दरिया के लेकिन इसका पानी एक, अपने अपने राम सभी के लेकिन राम कहानी एक, अपने अपने राम सभी के लेकिन राम कहानी एक। दोस्तों, कबीर जब कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, तो ये जो सबकी खैर मांगने वाला भाव है, यही भारतीयता है। भारतीयता वो भारतीयता है जिसमें भारतीय संस्कृति का समावेश है। भारत की समृद्ध और प्राचीन विरासत है जो धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य तथा विभिन्न जीवन शैली, लोक जीवन की छवियों को अपने भीतर शामिल करने की तौफीक रचती है। भारतीयता ने हमें जो जीवन मूल्यों का पाठ सिखाया है वो है धैर्य, संयम, त्याग, औदात्य, रचनात्मकता और सह अस्तित्व का भाव। 5000 वर्षों की विशाल समय यात्रा में हम सब इस जीवन दर्शन के रास्ते पर चल रहे हैं। भारतीयता एक जीवंत रंगमंच है। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के इस रंगमंच पर लाखों किरदार अपनी भूमिका निभाते हुए, खुश होते हुए, उदास होते हुए, नाराज होते हुए, खामोश होते हुए, रूठते मनाते हुए। रूठने मनाने पर एक मासूम सा शेर है रूठने मनाने में क्या खूबसूरती, है रूठने मनाने में क्या खूबसूरती, तो खुद से रूठ कर कभी खुद को मना के देख। यह जीवन दर्शन भी हमने भारतीयता से हासिल किया है कि लड़ाई किसी अन्य से नहीं, लड़ाई अपने आप से होती है, अपने भय से, अपने अहंकार से, अपनी पराजय से, अपने अंधेरे से। लड़ाई हमेशा अपने आप से होती है। यह शेर भी इसी सिलसिले में है। खुद से लड़ने के लिए जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा, खुद से लड़ने के लिए जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा, देखना उस रोज मैं खुद से बड़ा हो जाऊंगा, देखना उस रोज मैं खुद से बड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों, भारतीयता की संवेदना और इसकी लय विस्मित करती है। भारतीयता ने प्यासों की तड़प को महसूस किया तो प्याऊ बनवाए। आज से 20, 30, 40 साल पहले आपने प्याऊ देखे होंगे सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर। भूखों और फाका कशों का सोचा, भारतीयता ने भूखों और फाकों कशों का सोचा तो लंगरों की परंपरा शुरू की। राहगीरों का सोचा तो दरख्तों के नीचे चबूतरे बनवाए। दोस्तों, भारतीयता ने रास्तों पर मील के पत्थर गाड़ दिए, इसलिए गाड़ दिए कि थके हारे मुसाफिर जब उधर से गुजरें तो मील के पत्थर कहते जाएं और दूर जाने वाले मेरा सलाम ले जा। दोस्तों, भगवत गीता जीवन कर्म की महान कविता है। हमारे 2 महाकाव्य
रामायण और महाभारत। मैं इन दो महाकाव्यों के एक एक शब्द में व्याख्या करूं तो मैं कहूँगा, रामायण में प्रतीक्षा है, महाभारत में प्रतिज्ञा। रामायण के सभी पात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता अशोक वाटिका में प्रतीक्षा कर रही है, भरत अयोध्या में प्रतीक्षा कर रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम संजीवनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर भीष्म पितामह हैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए, गांधारी अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई, द्रौपदी की अपनी प्रतिज्ञा है, तो कृष्ण जी की अपनी प्रतिज्ञा है। हमारी सारी जीवन चेतना इन महाकाव्यों से छनकर आती है। भारतीयता का विराट दर्शन इन महाकाव्यों से प्रभावित है। हमारा शैल्य लेखन भी कहीं ना कहीं इन दोनों महाकाव्यों से प्रभावित है। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी की नज़्म है हिंडोला, वो लंबी बहुत तवील नज़्म है। पूरा भारतीय जीवन दर्शन उनकी शायरी में व्यक्त होता है। अगर आप कहें तो मैं उसकी 2-3 पंक्तियां सुनाने की इजाज़त चाहूँगा। नज़्म है हिंडोला, इसमें एक शब्द है गहवारा। गहवारा कहते पालना को। वो अपने दोस्त फिराक अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, दयारे हिंद का गहवारा याद है हमदम, इसी ज़मीन पे खेला था राम का बचपन, इसी ज़मीन पे उन नन्हे नन्हे हाथों ने किसी समय में धनुष बाण को उठाया था, इसी दयार ने देखी है कृष्ण की लीला, यहीं खरोंदों में सीता सुलोचना राधा किसी ज़माने में गुड़ियों से खेलती होंगी। इन्हीं फजाओं में बचपन पला था खुसरो का, रहीम मुनान को चैतन्य और चिश्ती ने इन्हीं फजाओं में बचपन के दिन गुजारे थे। ठुमक ठुमक के चले थे घरों के आंगन में अनीस हालियो इकबाल और वारिस शाह। मैं पूछता हूँ किसी और मुल्क वालों से, बसे हुए हैं कहीं ऐसी दास्तानों में। दोस्तों, ऐसी दास्तानें अन्य देशों में किसी मुल्क में संभव नहीं है। हमारे जो मिथकीय किरदार हैं, हमारी जो शख्सियतें हैं, वो शायद भारत में संभव हुई हैं। सृजनात्मक अंतर्दृष्टि पर क्या मैं 2-3 मिनट लगा सकता हूँ? सृजनात्मकता पर मैं बस 2-4 मिनट ही लूँगा मैं आपसे। हम सृजनात्मकता पर बात करते हुए मीर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ए लोगो, ए संसार के लोगों, हम लेखकों अदीबों को इतना आसान मत समझो। हम खाक के पर्दे से निकलने वाले रचनाकार हैं और सृजनात्मकता हमारा जुनून है। लेखक की आवाज़ किसी मध्यम और विनम्र क्यों ना हो, भीड़ के कोलाहल से ज़्यादा अर्थवान होती है। लेखक की आवाज़ का एक चेहरा होता है। लेखक की सृजनात्मकता में नाराज़गी, आक्रोश, प्रतिवाद बेशक होता हो, करुणा का तत्व भी होता है, और वही तत्व रचना को ऊंचाई प्रदान करता है। दोस्तों, दुष्यंत का एक शेर है, ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए, बेबस और बेकस और वंचित लोगों के प्रति करुणा का भाव दुष्यंत के शेर में कितनी गहराई से व्यक्त होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, लेखक कभी निर्धन नहीं होता। लेखक के पास शब्दों का सरमाया होता है। लेखक के पास भावनाओं से भरी हुई गुल्लकें होती हैं। दोस्तों, प्रसन्नता के टोटके बेशक कथावाचकों ने सिखाए हों, उदास रहने की कला तो लेखक ही सिखाते हैं। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं एक ज़िद्दी बालक पिछले 50 सालों से फटे हुए गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फटा हुआ गुब्बारा आखिर है क्या? पुराने मुहावरे को तोड़कर नया रचने की जिद ही यही बात है। दोस्तों, एक प्रतिबद्धता होती है, एक वचनबद्धता होती है। मेरी वचनबद्धता उस निष्ठा से है जिसे मैं ईमानदारी कहता हूँ। अपने 50 साल के लेखन में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि लिखना भी एक तरह की ध्यान यात्रा होती है। निरंतर लिखते हुए हम अपनी मैं से लड़ते हैं और उससे हम में बदल देते हैं। हमें लिखते हुए मैं की कैद से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, दोस्त, ये संसार ये जो लेखन है, लेखन एक समंदर की तरह है, पूरा साहित्य समंदर की तरह है और हमारे जैसे क्या एक बूंद की तरह है। तो डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, तू है मुहीत बेकरां मैं ज़रा सी आबेजू,
तो है मुहीत बेकरां मैं ज़रा सी आबेजू, या मुझको हम किनार कर, या मुझको दर किनार कर। ऐ साहित्य के विशाल समंदर, तेरी अजमत विशाल है और मैं तो ज़रा सा ही पानी की बूंद हूँ, या तो मुझे अपने में विलीन कर ले या मुझे दर किनार कर दे। दोस्तों, ज़िंदगी भी अजब तरह का स्टीम इंजन है, ज़िंदगी भी अजब तरह का स्टीम इंजन है। हम कोयला खुशियों का डालते हैं, धुआं दर्द का निकलता है। मेरे जैसे फक्कड़ लेखक का सर फिरा पन्ना पूछो, मेरे जैसे फक्कड़ लेखक का सर फिरा पन्ना पूछो, मैं तो दर्द को भी निमंत्रण पत्र देकर चला आता हूँ। शेर है, ये तो मैं था कि उसे दावतें देकर आया, ये तो मैं था कि उसे दावतें देकर आया, दर्द को यूं भी दबे पांव चले आना था। दोस्तों, इस निसंग, अनात्म और लगभग बुराते हुए समय में मनुष्यता के लिए थोड़ी सी जगह बची रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी चिंता है, यही हमारे सरोकार हैं। शुक्रिया दोस्तों।